बेटी, मायके में मेहमान मत बनो। प्रणाम माँ, मैं कल आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए साल भर हो गया है। नीता ने माँ से कहा। माँ ने कहा, नीता बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रखते। अरे नीता, तुम यहाँ आ तो जाओ, सब हो जाएगा। फोन में ही सारी बातें करोगी क्या? शेखर तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फोन रख दिया। अरे आरती बहू, नीता बेटी का फोन आया था। वो कल आ रही है। उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो, सास पूनम जी ने कहा। आरती जानती थी ननद नीता का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है। किसी चीज की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों से व्यवहार रहता है। अपने बच्चों की तो बहुत ज्यादा ख्याल करती है। भाई शेखर स्टेशन लेने चला गया था। नीता बच्चों सहित घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनका हालचाल पूछने लगी। आरती तुरंत पानी का गिलास लेकर आई। तभी आरती की बेटी खुशबू बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? नीता ने अपनी सूटकेस खोली और एक सुंदर सा ड्रेस खुशबू के हाथों में दे दिया। खुशबू ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी नीता ने कहा, आरती भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था। गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। नीता ने हंसते हुए कहा। नीता दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आपको कोई परेशानी ना होगी। पूनम जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीता से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे शेखर भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, नीता ने कहा। आरती जानती थी नीता हर बात में उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती। आरती चाहती थी कि नीता दीदी जितने दिन रहे खुश रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे। उन्हें पिता की कभी कमी महसूस ना हो। आरती हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती। शेखर बाजार जाकर काफी सारा घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और आरती गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तब पूनम जी ने कहा, बहू, तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। आरती कुछ बोलती इसके पहले नीता ने कहा, माँ, तुम क्यों पूरी तलोगी? भाभी को बनाने दो। अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन कुछ न कुछ तो करते रहती हो। आरती ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। एक दिन बातों ही बातों में नीता ने आरती से पूछ ही लिया, भाभी, आप मायके नहीं जा रही? नीता आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। शेखर भी छुट्टी के दिन सपरिवार घूमने और होटल ले जाता। जवाब देते हुए आरती ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फोन आ गया, सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। नीता दीदी, आपकी भी तो ननद आती होंगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा। आरती ने पूछा। अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई। ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती, नीता ने कहा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करनी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? नीता हाथ हिलाते हुए बोली। पूनम जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीता से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? वो भी तो अकेली काम से थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। नीता ऐसे कहते हुए रोने लगी। आरती जानती थी यह तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो बुरा मानकर रोने लगती हैं। आरती ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का ये मतलब नहीं था, आप तो आराम से रहिए।
मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आती हैं। मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन पूनम जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी नीता ने अंदर आते ही पूछा, माँ, भाभी नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ नीता, बहू कहकर गई है, कुछ देर में आ रही है, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। नीता ने कहा, माँ, तुम्हारा गला कैसे खाली है? चेन नहीं पहनी? कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? पूनम जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में आरती कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी, आपकी चैन। पूनम जी ने नीता से कहा, ये रही मेरी चैन, कुछ दिनों पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। नीता आगे कुछ ना बोल पाई। एक दिन आरती की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था। शेखर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, आरती को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। शेखर ने तुरंत माँ को फोन करके सारी बात बता दी। पूनम जी नीता को सारी बात कह तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। पूनम जी आरती के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पूनम जी ने शेखर से कहा, तुम घर चले जाओ और नीता से कहना आरती के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी नीता पर आ चुकी थी, पर वो करती तो क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर शेखर के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। पूनम जी ने आरती को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा नीता काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही नीता ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? पूनम जी ने कहा, आरती काफी कमजोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यहीं रहो, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी। तुम घर संभाल लेना। नीता मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता। हर बार मायके आराम करके जाती हूँ। अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूंगी। मायके आकर शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। पार्लर जाके अपना मेक ओवर करवा लूंगी। अब संभव ही नहीं लगता। कुछ दिन बाद आरती घर आ चुकी थी। उसे काफी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था। शेखर ने आरती को अपने कमरे में आराम करने को कहा। नीता ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई? अब जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है। आप अपना समझकर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? आरती ने कहा। एक दिन आरती ने नीता से कहा, मेरी अलमारी में एक बैग रखा है, उसे ले आइए। नीता ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसमें काफी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? नीता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और शेखर ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊं, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी। पर कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो आप सभी के लिए पहले ही ये कपड़े खरीद कर ले आई। नीता अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। आरती को गले लगाते हुए रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा कहती रही, पर कभी आपने सामने से जवाब तक नहीं दिया। मुझे माफ कर दें। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए। आप तो बेटी हैं घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। पूनम जी सब देख सुन रही थी कि आरती कितनी समझदार और सुलझी बहू है। नन्नत को हमेशा बहन ही मानती रही। शेखर ने भी कभी उसे पिताजी की कमी महसूस ना होने दी। उसकी हर चीज का बखूबी ध्यान देता रहा। पर नीता ने भाभी को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। आरती जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि नीता ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं किचन संभाल लूंगी। मैं अभी काफी दिन रुकने वाली हूँ। आरती ने कहा, नीता दीदी, आपकी
जब इच्छा हो तब आ जाया करें, पर मायके को मायके ही समझे, ना कि मेहमान बनकर आए। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। मायके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती है। उनसे प्यार और अपनापन का रिश्ता बनाकर रखें। अगर ये बात सभी बेटियां समझ ले तो मायके में कभी बोझ ना समझी जाएंगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।